हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एसे राइटिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। देखिए, एसे पेपर जो होता है यूपीएससी में 250 मार्क्स का होता है एंड दिस पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज वेरी स्कोरिंग इन नेचर, राइट। तो वी विल स्टडी कि कैसे हम लोग ऐसे राइटिंग करते हैं और किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर ऐसे के मार्क्स लेट सपोज कि 160 to 165 मार्क्स आ रहे हैं, देन अगर आप ये वीडियो सीरीज देखते हैं और आप अपने आप में इनकलकेट करते हैं एवरीथिंग विच इज बीइंग सेड हियर, देन यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 145 मार्क्स विच इज़ अ वेरी गुड मार्क्स। ये 145 मार्क्स जो है दैट इज ए वेरी गुड मार्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, राइट। का मतलब ये नहीं है कि कैसी भी मार्किंग हो यूपीएससी में, चाहे किसी ईयर हाईएस्ट मार्क्स ही 130 गया हो लेकिन आपको 145 आएंगे, ऐसा नहीं है। ये गुड मार्क, वेरी गुड मार्क्स के करस्पॉन्डिंग में रखा गया है। सबसे पहले देख लेते हैं यूपीएससी के गाइडलाइंस क्या हैं, यूपीएससी का एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कैंडिडेट्स का, राइट। तो सब आपको पता ही है कि मार्क्स 250 मार्क्स के होते हैं। देन द सिलेबस जो यूपीएससी ने मेंशन किया है वो ये कहता है कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कंसाइजली। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इन वर्ड्स पे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही आपके एसे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो यूपीएससी के सिलेबस है। सबसे पहले जो वर्ड्स हैं वो है मे बी रिक्वायर्ड टू राइट मल्टीपल टॉपिक्स। आपको पता होगा, इफ़ यू आर फॉलोइंग यूपीएससी सिंस मेनी ईयर्स then you must be knowing that earlier UPSC were asking only one essay, means you had to write one essay in 3 hours, but now UPSC is asking 2 essay, right? So ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट ईयर या दिस साल UPSC 3 ऐसे पूछ ले। 250 मार्क्स में ही 3 ऐसे आपको लिखने का हो, 3 सेक्शन हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एंड हर एक सेक्शन में से एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना हो। सो दिस you will have to be prepared for the multiple topics. You will have to prepare your mind that you may be asked to write on multiple topics. Then बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है, एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। इसका मतलब ये है कि एसे की टॉपिक्स जो कह रही है, जो पूछ रही है, एग्जैक्टली टू द पॉइंट आपको लिखना है। नो बीटिंग अराउंड द बुश, नथिंग विल बी अलाउड, राइट। देन आगे बढ़ते हैं। आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन में अरेंज होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, लैंग्वेज फ्लो होना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, राइट। देन राइट कंसाइजली, इन्होंने क्लियर कट लिख दिया है कि कंसाइजली लिखे सर एंड मैडम। हमको ऐसा नहीं चाहिए कि आपने कुछ भी लिख दिया है, यू हैव टू राइट कंसाइजली टू द पॉइंट। और इसीलिए अगर आप पैटर्न देखेंगे यूपीएससी का तो यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा मीन्स स्पेसिफिक टॉपिक्स पूछने लगी है। वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर एकदम स्पेसिफिक वुमेन एम्पावरमेंट, गवर्नेंस से रिलेटेड पूछ लेगी, कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड वुमेन एम्पावरमेंट पूछ लेगी। सो इस तरह से एकदम कंसाइजली आपको जो पूछ रहा है वही एग्जैक्टली लिखना है। ऐसा नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट में आप सब कुछ लिख दें, राइट। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। इससे ज़्यादा अब यूपीएससी क्या ही कह सकती है। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि एकदम ऑर्डरली फैशन में लिखें, कंसाइजली लिखें, इफेक्टिव बना के लिखें, एग्जैक्टली एक्सप्रेस करें कि आपने क्या लिखा है, राइट।
देन कम्स द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मैंने कुछ क्वेश्चंस इस तरह से लिया है कि स्टार्टिंग से लेके यूपीएससी प्रिपरेशन में लोगों को डाउट होते हैं और उन डाउट्स को क्लियर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ हो सकता है। 1 कहता है कि एसे राइटिंग डज नॉट रिक्वायर एनी प्रिपरेशन, और दूसरा कहता है एसे राइटिंग रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन। तो ना 1 सही है और ना ही 2 सही है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। एसे राइटिंग की प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। देयर आर सर्टेन स्किल सेट्स जो कि एक कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए, कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कैसे मेन बॉडी लिखते हैं, कैसे कंक्लूजन लिखते हैं, कैसे उसमें डाटा फैक्ट्स इंट्रोड्यूस किया जाता है। मीन्स ये सब चीज़ें पता होना चाहिए और इनकी सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये तभी होगी जब आप इसके लिए प्रिपेयर होंगे, ये तभी होगी जब आप पहले से कुछ डाटा फैक्ट्स वगैरह कलेक्ट करके रखेंगे और पहले से उनको प्रिपेयर करके रखेंगे, मत करके रखेंगे, तभी जाके वो आपके सामने निकल के आएगा एग्जाम प्रेशर में। और दूसरी बात यह है कि ऐसे पेपर रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो ऐसे का आपने जो जीएस की प्रिपरेशन की है, ऑप्शनल का प्रिपरेशन किया है, वही प्रिपरेशन आपका काम आने वाला है। ऐसे पेपर के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ कोट्स हैं, कुछ थॉट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। आइडियाज़ को कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ये सब चीज़ें सीखनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। थर्ड डाउट आता है जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए, वो पूछते हैं that I have never written any essay before, will I be able to write good essay? Definitely you will be able to write good essay। आप जीएस पेपर भी तो पहले तो नहीं लिखे थे ना यूपीएससी पैटर्न पे। जीएस के क्वेश्चंस जो हैं, इस तरह के क्वेश्चंस तो आपने नहीं लिखे थे, लेकिन अभी आप बहुत अच्छे कंडीशंस में हैं कि उसको लिख पाएँ। तो ऐसे राइटिंग इज ए स्किल सेट। जिस तरह से एक बाईसाइकिल चलाना एक स्किल सेट है, एक मोटरसाइकिल चलाना एक स्किल सेट है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए ऐसे लिखने के लिए। बट वो अगर वो स्किल सेट्स आ जाते हैं आपके पास तो आप बहुत अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कभी भी नहीं लिखा है तो भी आप बहुत अच्छा ऐसे लिख पाएंगे अगर आपकी स्किल सेट अच्छी है। चलते हैं आगे। आई हैव रिटन essay in several competition at school and college level. Do I also need to prepare for the essay writing for UPSC एग्जाम? देखिए, हर एक एग्जाम या किसी भी कंपटीशन के लिए एक सर्टेन प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपने स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, इंटरनेशनल कंपटीशन वगैरह में अगर आपने ऐसे राइटिंग किया है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बट ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे जो चीज़ लिखा है वही चीज़ यहाँ पे आके लिख दें। उसी तरह से जिस तरह से आपने वहाँ लिखा है उसी तरह से आप यहाँ भी आके लिख दें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यूपीएससी एग्ज़ाम में एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस रिक्वायरमेंट्स को आपको पूरा करना होगा। अगर वो रिक्वायरमेंट आप पूरा करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वो वाली स्किल सेट जो आपके हैं ऐसे राइटिंग का स्कूल, कॉलेज एंड इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। बट सिर्फ उसी से काम चल जाएगा ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा यूपीएससी एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। देन कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, डज ऐसे राइटिंग नीड टू बी प्रैक्टिस? बहुत ज़्यादा जरूरी है ये पॉइंट, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वीक में अगर एक ऐसे भी लिखते हैं, इवन लेट सपोज कि आपकी प्रीलिम्स क्लियर हो गए हैं और इसके बाद भी आप एक ऐसे भी लिखते हैं, वीक में 1 से 2 ऐसे लिखते हैं, तो फिर आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे अच्छे ऐसे लिखने के लिए। ऐसे राइटिंग स्किल सेट जो है बहुत जल्दी डेवलप होती है देन की आंसर राइटिंग ऑफ द जीएस पेपर एंड द ऑप्शनल पेपर, वहाँ पे आपको ज़्यादा। चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। स्टार्टिंग में ही लोग पूछ लेते हैं हाउ टू राइट ए गुड ऐसे। तो हाउ टू राइट ए गुड ऐसे, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आपके इंट्रोडक्शन कॉम्पिटेशन अच्छे होने चाहिए, मेन बॉडी का स्ट्रक्चरिंग, माइक्रो स्ट्रक्चरिंग या मैक्रो स्ट्रक्चरिंग अच्छे होने चाहिए, आपके कंक्लूजन कॉम्पिटेंस अच्छे होने चाहिए, लैंग्वेज फ्लो अच्छे होना चाहिए, टोन ऑफ द एसे अच्छा होना चाहिए। देन और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे को, कितना कंसाइजली जो कीवर्ड्स जो आपने सिलेबस में देखा है चीज़ आप कितना बेटर तरीके से फॉलो करते हैं,
वो चीज़ उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। 7th क्वेश्चन आता है, नीड टू हैव एक्सीलेंट इंग्लिश लाइक द अमेरिकन एडमिटिसर्स। ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपके लैंग्वेज जो है अमेरिकन एंड ब्रिटिशर्स हो, बहुत ज़्यादा फ्लेवरी लैंग्वेज हो, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेज में ऐसे बना के लिख सकते हैं। बहुत सारे टॉपर्स जो हैं, इवन रैंक 1 जो लाए हुए हैं, अंडर रैंक 10 जो लाए हुए हैं, उनके भी आप ऐसे पेपर के देखेंगे, बहुत ही सिंपल वर्ड्स, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेज, बहुत ही छोटे छोटे पैराग्राफ्स में वो लोग लिखते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। नीड टू राइट मेनी कोट्स एंड थॉट्स। बहुत ज़्यादा कोट्स और थॉट्स की जरूरत नहीं है। अगर किसी ऐसे में आपके रेलिवेंट वर्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे की पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ऐसे आते जा रहा है। तो अगर आप उस रेलिवेंट 3 से 4 कोट्स भी अगर आप लिख पा रहे हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, और उसको सही से उसको आप लिंक कर पा रहे हैं ऐसे टॉपिक के साथ, तो दैट इज़ सफिशिएंट। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आपको 1000 to 1200 वर्ड्स में ही ऐसे लिखने हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायमेंशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। देन 9th पॉइंट, कैन आई राइट ऐसे इन पॉइंट फॉर्मेट? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे आपको पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखना है। ऐसे पेपर इज सब्जेक्टिव पेपर और इसकी सब्जेक्टिविटी बरकरार रहनी चाहिए। यू डोंट हैव टू मेक इट ऑब्जेक्टिव, यू विल राइट ऐसे पेपर इन पैराग्राफ फॉर्मेट ओनली, नो पॉइंट्स। यू कैन गिव सब हेडिंग्स। आगे चलते हैं। कैन आई ड्रॉ मैप्स, पाई चार्ट, फिगर्स etc। देखिए, इसकी जरूरत नहीं होती है ऐसे पेपर में। अगर आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो बेसिक सा डायग्राम आप बना सकते हैं। इस तरह से आप कुछ बना दिए, इस तरह से बना दिए, इतना बेसिक सा डायग्राम आप बना सकते हैं, इतना अलाउड हो सकता है। बट ये आप डायग्राम्स, मैप्स, पाई चार्ट्स, फिगर्स, ये सब चीज़ जैसे आप GS पेपर में सोचते हैं कि ये सब चीज़ बनाने से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वैसा आप ऐसे पेपर के लिए मत सोचिए। इसकी जरूरत नहीं है ऐसे पेपर में। विच फॉर्मेट इज बेटर, लॉन्ग पैराग्राफ और शॉर्ट पैराग्राफ? देखिए, आपको चीज़ों को आसान करके देना होगा यूपीएससी एग्जामिनर्स के लिए, राइट? तो अगर आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखेंगे और उन पैराग्राफ्स को कनेक्टिंग वर्ड से कनेक्ट करेंगे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। लॉन्ग पैराग्राफ्स, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स मीन्स यूपीएससी एग्जामिनर्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और वो एक आपका कंटेंट पढ़ेंगे नहीं, ऐसे ही एवरेज मार्क्स दे सकते हैं। इसीलिए लॉन्ग पैराग्राफ्स पे मत जाएं, शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखें, लॉजिकल फ्लो बनाए रखें, लैंग्वेज फ्लो बनाए रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन, डू आई नीड एक्सीलेंट हैंड राइटिंग? ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी हैंड राइटिंग यूपीएससी एग्जाम पेपर में बस लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनर को अनलेस एंड अनटिल की का जो कंटेंट है वो पढ़ा ही नहीं रहा है, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंड राइटिंग का आप ज़्यादा चिंता ना करें। देन, कैन आई राइट हेडिंग, सब हेडिंग इन द एसे? इफ यस, हाउ मेनी? आपको ऐसे पेपर में हर एक चीज़ का एक बैलेंस बना के चलना होता है। हेडिंग और सब हेडिंग मेन बॉडी में आप डेफिनेटली लिख सकते हैं, आपको लिखना भी चाहिए, बट देन ये हेडिंग और सब हेडिंग जो है वो कोशिश करें कि 4-5 लिखें, बहुत से बहुत तो 6 लिख दें, इससे ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि इससे ज़्यादा आस्पेक्ट्स, इससे ज़्यादा डायमेंशंस, ब्रॉड आस्पेक्ट्स एंड ब्रॉड डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज़ आप ऐसे में कर ही नहीं पाएंगे। उतना हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि हर एक 50-50 वर्ड पे आप नई चीज़ चेंज करें। एक ब्रॉड डायमेंशंस जो है वो उसमें उसको समझाने में कम से कम 150-200 वर्ड लिखना पड़ता है। तो आप मेन बॉडी अगर 900 से 1000 वर्ड्स में लिखते हैं तो आप कैलकुलेट कर लें कि आपको 4 से 5 सब हेडिंग की ही जरूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। कैन आई अंडरलाइन इन द एसे? डेफिनेटली यू कैन अंडरलाइन, लेकिन लिमिट में करना है। सिर्फ कीवर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट्स, फ्रेजेज,
इनको ही अंडरलाइन करना है। पूरा पूरा ऐसे अंडरलाइन नहीं कर देना है, जो चीज़ मिल रहा है सबको हमने अंडरलाइन कर दिया, ऐसा नहीं है, राइट। इसको लिमिट में करें, ऐसा चीज़ करें अंडरलाइन जो कि आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं। Then 15 point, can I write quote or thoughts in other language or script? Right, you can write quotes or thoughts in other language or script. Definitely you can write, किसी भी लैंग्वेज हो, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, किसी भी लैंग्वेज में हो। बट अगर आप जो आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के बियॉन्ड जाके अगर आप किसी भी अदर लैंग्वेज में कोट्स या थॉट्स लिखते हैं तो फिर आपको उस कोट्स या थॉट्स को प्रेफर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। लेट सपोज कि आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है और आप हिंदी में कोई कोट्स लिखते हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश में वो चीज़ें समझानी पड़ेंगी, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इस कोट्स एंड थॉट्स में क्या कहने का मतलब है। ठीक है, ये आप एज्यूम नहीं कर सकते कि एग्जामिनर को हर एक लैंग्वेज आता होगा और वो सब कुछ समझ सकते हैं, राइट। चलते हैं आगे, फिर कुछ डूज एंड डोंट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले डूज देख लेते हैं। राइट इन स्मॉल पैराग्राफ, हैंड राइटिंग अगर मीडियम साइज की है तो 3 से 4 पैराग्राफ लिख सकते हैं, अगर बहुत बड़ी साइज की है तो फिर 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं, या बहुत छोटी है तो और ज़्यादा पैराग्राफ बढ़ा सकते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। Can write about the further course of discussion to be done in the essay at the introduction. ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। अगर इंट्रोडक्शन के एंड में ही आप बता दे रहे हैं कि आगे आप किस तरह से essay को ले जाएंगे, देन एग्जामिनर वहीं पे समझ जाएगा कि आगे क्या क्या आने वाला है, और अगर उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, अच्छे से आपने लिखा है, तो ये आपको बेनिफिट होगा। सिंपल सेंटेंसेज एंड ग्रामेटिकली करेक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसी भी लैंग्वेज लिखें ग्रामेटिकली करेक्ट लिखें, राइट, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश के प्रोफेसर वहाँ ऐसे चेक कर रहे हैं, तो उनके लिए ग्रामेटिकली इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कनेक्ट इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। कुछ चीज़ आप रैंडम मत छोड़ दीजिए। इंट्रोडक्शन में आपने कुछ चीज़ें स्टार्ट किया, लेट सपोज कि कौटिल्य के बारे में आपने कुछ स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन में, तो कोशिश में कीजिए कंक्लूजन में जाके कौटिल्य वाला जो आपने थॉट लिखा था वो चीज़ आप 1-2 लाइन कनेक्ट कर दें। मेन बॉडी में ही अगर इस तरह से किसी चीज़ के बारे में आपने लिखा है तो कोशिश करें कि कंक्लूजन में कनेक्ट कर दें। ये चीज़ आपके ऐसे को कंप्लीट बनाती है, राइट। देन अदर डूज, use connecting words like hence, therefore, moreover, so, similarly, firstly, secondly, ये सब वर्ड्स जो है कनेक्टिंग वर्ड्स एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को आपको कनेक्ट कर देंगे। आपका ऐसे में लैंग्वेज फ्लो, लॉजिकल फ्लो अच्छा लगेगा देखने में और पढ़ने में। मेंटेन फ्लो इन द ऐसे, फ्लो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, लॉजिकल फ्लो एंड लैंग्वेज फ्लो दोनों। ट्राई टू राइट ऐसे इन टोन सेम एज द टोन ऑफ द ऐसे टॉपिक। इस चीज़ों को मैं आगे के डिस्कशन में समझाऊंगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइटिंग इन द टोन, स्टिक टू द ऐसे टॉपिक, ये तो यूपीएससी सिलेबस में ही बार बार लिखा गया है कि कंसाइजली, प्रिसाइजली, और बहुत सारे वर्ड्स जो हैं उन्होंने लिखा है ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ऐसे कैसे लिखना है। देन सम डोंट्स देख लेते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जिन्होंने जीएस के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रखा है, जीएस2 के लिए, जीएस3 के लिए बहुत ज़्यादा फैक्ट्स, डाटा वगैरह कलेक्ट कर रहा है। अब ऐसे की टाइप टॉपिक आ गई, लेट सपोज हेल्थ पे आ गई। अब वो हेल्थ से रिलेटेड जितना भी डाटा फैक्ट्स याद किए हैं ना, वो चाहते हैं कि सब डाल दें वहाँ। तो अगर वो सब डाल देंगे तो आपके जीएस पेपर और ऐसे पेपर में क्या डिफरेंस रहा। ऐसे पेपर एक सब्जेक्ट नेचर का पेपर है, यहाँ पे आप कोशिश करें कि कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। यहाँ मेन पॉइंट जो है ऐसे में वो लॉजिकल फ्लो और लैंग्वेज फ्लो की देखने की बात होती है, और किस तरह से आपने आइडियाज़ को कोहेरेंट किया है ऐसे टॉपिक के साथ, तो उस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। डू नॉट राइट टू मैनी थिंकर्स। अब ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। कोई पॉलिटिकल साइंस का एस्पिरेंट है तो उन्हें ऐसे पेपर में कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसमें हॉब्स भी लिखेंगे, लॉक भी लिखेंगे, रूसो भी लिखेंगे और कौटिल्य भी लिखेंगे, सब लिखेंगे। इस तरह से बिल्कुल ना करें। अगर आपको थिंकर्स लिखने हैं तो लिमिट करें कि 3 से 4 थिंकर्स लिखें
और वो भी अगर थिंकर्स, अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थिंकर हो, लाइक कोई इकोनॉमी का थिंकर हो, कोई पॉलिटिकल साइंस का थिंकर हो, कोई सोशियोलॉजी का थिंकर हो, तो ज़्यादा बेटर है। एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, उससे आपके ऐसे की क्वालिटी खराब हो जाएगी। आप सोचेंगे मैं बहुत अच्छा ऐसे लिख के आया हूँ, लेकिन वो ऐसे की क्वालिटी खराब हो जाएगी। देन अवॉइड अननेसेसरी क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। अननेसेसरी मत क्रिटिसिज्म कीजिए। अगर पूछा गया है ऐसे में और आपको लगता है कि ये जरूरत है, तो तब जाके आप क्रिटिसिज्म करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखते हैं कि वो पहले लाइन से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। देन ट्राई टू अवॉइड कंट्रोवर्शियल डिबेट्स। देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछा ही गया है इस तरह का कुछ चीज, अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट राइट अबाउट दीज थिंग्स द एसे वोंट बी कंप्लीट, देन you should write. Otherwise you should not unnecessary controversial debates in the essay. इससे आपके ही मार्क्स कम होंगे, कुछ वहां प्रूव होने नहीं जा रहा। Avoid using overused। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोट्स नहीं याद होता। अब कोट्स नहीं याद है तो जो याद है, जो बचपन से हमने पढ़ा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही डाल देते हैं। अब बचपन से पढ़ा है टिट फॉर टैट, तो यही डाल देते हैं। ऐसी एटीट्यूड ना रखें। आप या तो कोट्स प्रिपेयर कर लें, 40-50 कोट्स प्रिपेयर कर लें डिफरेंट टॉपिक्स पे ऐसे पेपर्स के लिए, या अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थॉट्स में लिख दें कि महात्मा गांधी जी ने कुछ कहा है, एन आई फॉर द आई मेक्स एवरीवन ब्लाइंड, तो उस चीज़ों को आप थॉट में लिख दें अगर कोट्स एग्जैक्टली नहीं याद है। और अगर फिर भी याद भी नहीं है तो एकदम चीपनेस ना मचाएं वहाँ पे, ठीक है। ये चीजें अवॉइड करें। अगर ये चीजें करते हैं तो उनको लग जाएगा कि स्टूडेंट्स ने मेहनत नहीं किया है और स्टूडेंट्स ने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है फॉर द एसे पेपर। देन ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया है। अननेसेसरी क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। आप सिस्टम में जा रहे हैं, सिस्टम में जा रहे हैं तो आप उसी चीज का पार्ट होने जा रहे हैं और उसी चीज को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं थ्रू द एसे पेपर। दे वांट टू चेक योर पर्सनैलिटी, दे वांट टू चेक योर एटीट्यूड, दे वांट टू चेक योर बिहेवियर, दे वांट टू चेक योर नेचर। तो आप इस तरह का आप पर्सनैलिटी में नहीं शो कर दें कि आप एक निगेटिव पर्सनैलिटी हैं और आपको पॉजिटिव चीजें दिखती नहीं है, राइट। सो इस तरह की चीजों पे आप कंट्रोल रखें। देन थैंक यू सो मच। ये तो था कि कुछ डाउट्स एंड जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने कवर किया है। बने रहिए इस सीरीज में। अगर आप बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये गारंटीड है कि अगर आप बने रहते हैं, चाहे आपकी लेवल अभी कुछ भी है, भी पोजीशन पे है हो आप, लेकिन आप वेरी गुड ऐसे लिखने के पोजीशन में आ जाएंगे, ये मेरी प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच।